तो अभी हम रिलेशंस और फंक्शंस की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 वो शुरू करने जा रहे हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में एक रिलेशन f है और एक रिलेशन g है और हमें ये शो करना है कि f फंक्शन है और g फंक्शन नहीं है। तो जो fx है वो है एक्स स्क्वायर फॉर 0 से 3 और 3x 3 से 10 तक जब x वेरी कर रहा है तो, और हमें ये शो करना है कि ये रिलेशन f फंक्शन है। तो जो मेरा अप्रोच है इस तरह के क्वेश्चंस में वो ग्राफ के थ्रू, यानी अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर लें इसका तो फिर सब कुछ क्लियरली दिखता है। तो आप एक्स स्क्वायर और 3x का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर पैराबोला होगा 0 से लेकर 3 तक और 3x उसके बाद स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेकिन हमें अगर हम इसे 3 मान लें x की वैल्यू और ये 10 मान लें तो हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर यानी यहां पर जो y की वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर 3 स्क्वायर यानी 9। तो ये 9 है और यहां से 3x 3 इंटू 3 9, तो यहां पर 3x की वैल्यू भी 9 है। तो यहीं से स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह जाएगी। यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 10 इंटू 3 30 हो जाएगा y वैल्यू। खैर उससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। अब हमें ये चेक करना है कि किसी भी सेम x के लिए दो y वैल्यू नहीं मिलना चाहिए, तब वो फंक्शन होगा। अगर सेम x के लिए यानी अगर हम y एक्सिस से पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और अगर वो दो पॉइंट पे कट कर दे इस ग्राफ को तो वो फंक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे तो वो फंक्शन होगा। तो हम देख सकते हैं हम कोई भी ऐसी लाइन नहीं ढूंढ सकते हैं जो दो पॉइंट पे कट करे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर 0 से 9 तक इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा ग्राफ में गड़बड़ी इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये 2 पे कट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 9 तक जा रहा है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ 0 से 9 तक, उसके बाद 3x का ग्राफ 9 से 30 तक, 3 तक के लिए। तो ये कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर एक x के लिए दो y का वैल्यू मिले, यानी कोई y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन इस ग्राफ को दो जगह कट करे। तो इस वजह से f फंक्शन होगा। अब जो सेकंड रिलेशन है हमारे पास g, वो हमें चेक करना है कि फंक्शन, सॉरी चेक नहीं करना है, ये प्रूफ करना है कि g फंक्शन नहीं है। तो हम gx लिख लेते हैं। gx एक्स स्क्वायर होगा 0 से 2 तक के लिए और 3x होगा 2 से 10 के लिए। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं ताकि हमें क्लियरली दिख जाए कि ये रिलेशन है या फिर फंक्शन है। सॉरी थोड़ा बल्क हो गया y एक्सिस। है एक्स स्क्वायर 0 से 2 तक के लिए, तो ये 0 से 4 तक जाएगा। ये वैल्यू 4 है और ये वैल्यू 2 है। यहाँ 3 स्क्वायर 9 तक गया था और फिर हमें हमारे पास 2 से 10 तक 3x की लाइन है, लेकिन ये 3x 3 इंटू 2 6 के बराबर होगा, यानी 6। यहां से ये ग्राफ शुरू होगा और ये ऐसे जाएगा 2 से 10 तक के लिए। अब अगर हम x2 उठाएं तो हम देख सकते हैं हमें दो वैल्यू मिल रहा है। एक्स स्क्वायर 4 के भी बराबर है और 3x 6 के भी बराबर। तो सेम x के लिए हमें दो वैल्यू मिल रहा है y का, या सेम एक पैरेलल लाइन y एक्सिस के दो जगह पे कट करे ग्राफ को, तो इस वजह से g फंक्शन नहीं होगा। अगर आप ग्राफ से कंफर्टेबल हैं तो इस अप्रोच को समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ग्राफ से कंफर्टेबल नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। आपको एक्स स्क्वायर या 3x लीनियर या पैराबोलिक ग्राफ ये सब समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में f ऑफ x कोई फंक्शन है जो एक्स स्क्वायर के बराबर है। हम इस तरह से इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर्ड, और हमें बताना है f(1.1 माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हम f ऑफ 1.1 और f ऑफ 1 के बदले जो फंक्शन का वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करेंगे। तो f ऑफ x एक्स स्क्वायर है, तो f ऑफ 1.1 1.1 का स्क्वायर होगा और f ऑफ 1 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि f ऑफ x इसी तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं एक्स स्क्वायर के बराबर, डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1। अब हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। यहाँ पर a 1.1 है और b 1 है, डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1। अब 1.1 माइनस 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन है तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं और ये वैल्यू 1.1 प्लस 1 हम जानते हैं 2.1 के बराबर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में
हमें डोमेन बताना है एफ ऑफ एक्स का, जहां पर हम एफ ऑफ एक्स को कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो डोमेन हमें बताना है, यानी लिस्ट ऑफ एक्स वैल्यूज हम पहले कहते थे जहां पर हमें लिस्ट रहता था एलिमेंट्स का, लेकिन यहां पर डोमेन भी हम कुछ उसी तरह डिफाइन करेंगे। डोमेन यानी एक्स जो वैल्यू ले सकता है इस फंक्शन में, फंक्शन की वैल्यू नहीं, फंक्शन की वैल्यू फिर वाई हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, यहाँ पर एक्स जो एक्स इसमें आ रहा है फंक्शन में वो कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है। तो एक्स वो सभी वैल्यू ले सकता है जिस पर ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो फंक्शन यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है, एक्स की कुछ वैल्यू पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, हम देख सकते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट कुछ भी 3, 5 डिवाइडेड बाय जीरो, जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा। तो वहां पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइन हो वो डोमेन होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x की ये फंक्शन x की सारी वैल्यू पे डिफाइंड है एक्सेप्ट दोज वैल्यूज जहां पर ये डिनोमिनेटर जीरो हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि ये डिनोमिनेटर किन पॉइंट्स पे जीरो हो रहा है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 के बराबर है डिनोमिनेटर, तो इसे हम जीरो से इक्वेट कर देंगे तो हमें वो पॉइंट मिल जाएगा जिसपे डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तो अब आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके या फिर और जो भी मेथड आपको आता है क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का, उस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लेंगे ये, या फिर हम यहाँ पे लिख ही देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस 6x हम x कॉमन ले सकते हैं, तो ये x माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 2 अगर इस दोनों में से कॉमन ले लें, माइनस 2x और 12 में से, तो अगेन हमें x माइनस 6 मिल जाएगा। यहाँ पर मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दे रहा, लेकिन ये सब क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करने आना चाहिए। और ज़्यादातर क्वेश्चंस में हम बिना बताए सीधे क्वाड्रेटिक के रूट्स की तरफ बढ़ेंगे। तो हम देख सकते हैं इस दोनों, इसका रूट हो जाएगा 2 और 6। तो x की दो वैल्यूज पर यानी 2 और 6 पर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, यानी इस दो वैल्यू पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन यानी वो वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड है। तो x की सारी वैल्यू यानी ऑल रियल नंबर का सेट माइनस ये दो वैल्यू 2 और 6, ये इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डोमेन और रेंज बताना है रियल फंक्शन f, जिसे हम इस तरह डिफाइन कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1। तो रूट का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर डोमेन निकालना हो तो रूट तभी, डोमेन या रेंज दोनों निकालना हो, अगर रूट में हो फंक्शन तो ये तभी डिफाइन होगा जब ये रूट के अंदर जो टर्म है वो पॉजिटिव हो या जीरो हो। क्योंकि अगर ये निगेटिव है तो हम कम्प्लेक्स आ जाएगा वैल्यू, जो कम्प्लेक्स नंबर अभी हमें आगे पढ़ना भी है, तो ये वैल्यू कम्प्लेक्स आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो डिफिनेशन है रियल फंक्शन f, यानी इसका वैल्यू रियल आना चाहिए। तो रियल होने के लिए ये जो रूट के अंदर जो टर्म है x माइनस 1, ये पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो के बराबर होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, यानी x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। तो ये इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा 1 से, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 से इंफिनिटी। और अब हमें यह बताना है कि y यानी जो रेंज है फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, वो कहां से कहां तक वेरी करेगा। तो उसके लिए एक तरीका यह है कि हम इसे y मान लें, y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस 1, उसके बाद y को x के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें और फिर जो सेम काम किए इसके लिए वो करें, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाता है और उसमें समझने में भी परेशानी होती है। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे कि y का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। तो हम देख सकते हैं x 1 से इन्फिनिटी जा रहा है। तो x जब 1, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि रूट में टर्म है तो उसके अंदर जो वैल्यू हमें मिलेगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम पॉजिटिव रूट ले रहे हैं। तो वैल्यू जो हमें मिलेगा वो पॉजिटिव होगा, कभी रूट अंडर किसी का वैल्यू हमें निगेटिव नहीं मिल सकता है। और हम देखेंगे x 1 से इन्फिनिटी जा रहा है, तो x जब 1 होगा तो रूट अंडर 1 माइनस 1 यानी रूट 0, तो y हमें 0 मिल जाएगा और 0 मिल जाएगा। और जब x इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी, और रूट ऑफ इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी, तो y का वैल्यू भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो y 0 इंक्लूडेड इन्फिनिटी तक, यानी रेंज 0 से इन्फिनिटी तक है और डोमेन 1 से इन्फिनिटी तक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें डोमेन और रेंज बताना है रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। तो यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन को हम तोड़ सकते हैं दो पार्ट में, पहला जब वो पॉजिटिव होगा, ये x माइनस 1 पॉजिटिव होगा, और दूसरा जब x माइनस 1 निगेटिव होगा। तो अगर x माइनस 1 पॉजिटिव है तो हम जस्ट ऐसे ही बाहर ले लेंगे मॉड में x माइनस 1। तो अगर x माइनस 1 पॉजिटिव है या
इक्वल्स टू 0 है, यानी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तो हम f ऑफ x को x माइनस 1 ही लिखेंगे। लेकिन अगर x माइनस 1 निगेटिव है, फिर भी मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो इसे हम x माइनस ऑफ x माइनस 1 को बाहर ले लेंगे, यानी f ऑफ x जो होगा, ये मॉडुलस फंक्शन के बारे में ये बात हम जानते हैं कि अगर मॉड ऑफ x है तो वो x के बराबर होता है अगर x पॉजिटिव है, और माइनस x के बराबर होता है अगर x निगेटिव है। क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये अगर पॉजिटिव है तो इसे हम ऐसे ही बाहर ले लेंगे, लेकिन ये अगर निगेटिव है तो मॉडुलस फिर भी पॉजिटिव वैल्यू देता है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ पे अगर -3 आ रहा है तो मॉडुलस 3 देगा, यानी हम माइनस ऑफ -3 ले रहे हैं। तो अगर x माइनस 1 निगेटिव है, x माइनस 1 निगेटिव है, यानी अगर इसे हम लिखना चाहें तो इस तरह से भी देख सकते हैं कि x छोटा है अगर 1 से, तो हम इस वैल्यू का ये मान लेते हैं -2 है, तो मॉड माइनस ऑफ -2 यानी 2 हमें आउटपुट देगा। तो हम माइनस ऑफ x माइनस 1 ले लेंगे, यानी f ऑफ x 1 माइनस x के बराबर हो जाएगा अगर x 1 से छोटा है। अब यहाँ पर दो कंडीशन के लिए, एक x लेस देन 1 और एक x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, दोनों के लिए हमारे पास दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन है, 1 माइनस x और x माइनस 1। स्ट्रेट लाइन आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो स्ट्रेट लाइन है x बराबर 1, हम मान लेते हैं ये पॉइंट 1 है, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक अगर x है तो हमें f ऑफ x माइनस 1 चाहिए, यानी ये लाइन चाहिए। और x जब लेस देन 1 है तो ये लाइन 1 माइनस x, यानी ये वाली स्ट्रेट। एक बात आपने नोटिस किया होगा कि मॉड x का जो ग्राफ आता है उसे हम जस्ट 1 यूनिट राइट शिफ्ट कर दे रहे हैं मॉड ऑफ x माइनस 1 के ग्राफ में, लेकिन वो बात ज्यादा ध्यान देने की नहीं है। अभी जो क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है इस बात पर कि मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। और अब हम देख सकते हैं कि x की जो वैल्यूज है, यानी डोमेन, वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वैरी कर रहा है, यानी इस फंक्शन का डोमेन पूरा रियल नंबर का सेट R है। और हम रेंज देख सकते हैं कि रेंज निगेटिव नहीं हो रहा, ये हम पहले भी मॉडुलस के बारे में जानते हैं। हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये 0 से नीचे नहीं जा रहा, 0 से लेकर ऊपर इन्फिनिटी तक जा सकता है, लेकिन नीचे नहीं जा रहा। तो जो रेंज होगा वो 0 इंक्लूडेड इन्फिनिटी तक, और जो डोमेन होगा वो इंटायर रियल नंबर का सेट, यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 6 में जो फंक्शन हमारे पास है वो इस फॉर्म में, f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस ऑर्डर्ड पेयर अगर इस फॉर्म में रहे तो हम जानते हैं ये x कॉमा वाई है, जहां पे ये y f ऑफ x का वैल्यू होता है और ये x डोमेन सेट है या जो भी है। तो x के बारे में है कि x बिलोंग्स टू r, यानी x पूरे रियल नंबर के सेट पर है। तो ये फंक्शन r टू r है, लेकिन हमें रेंज बताना है। कोडोमेन r है और इसका डोमेन भी r है, और हमें इसका रेंज बताना है, यानी जो ये y वैल्यू है एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हम y से डिनोट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमें बताना है कि कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। अगर x माइनस इन्फिनिटी से x पूरे रियल नंबर पे वेरी कर रहा है, यानी x पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये y का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम इस बात पर ध्यान देंगे कि ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ये या तो 0 भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू 0 डाल दें तो 0 बाई 1 यानी 0, तो 0 इंक्लूडेड, लेकिन हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम पॉजिटिव न्यूमरेटर है और पॉजिटिव डिनोमिनेटर है, तो कभी दोनों का डिवीजन निगेटिव नहीं हो सकता है। तो पहली बात तो हमें ये पता चल गई कि y हमेशा पॉजिटिव होगा। और ये दूसरा कंडीशन कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर में हम कोई पॉजिटिव टर्म जोड़ रहे हैं, तो ये एक्स स्क्वायर से हमेशा बड़ा होगा, ये हमेशा बड़ा होगा एक्स स्क्वायर से, ऑब्वियस सी बात है। और अगर हम दोनों को 1 बाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें, यानी 1 बाई एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएं, तो साइन नहीं चेंज होगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। अगर ये निगेटिव टर्म रहता और यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे होते तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाता, जो लेस देन है वो ग्रेटर देन हो जाता। लेकिन ये पॉजिटिव टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो साइन चेंज नहीं होगा, यानी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर छोटा होगा 1 से। और हम देख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कुछ और नहीं, जस्ट y है। तो y लेस देन 1, और हमने ये ध्यान दिया कि y 0 के बराबर है या पॉजिटिव है, यानी 0 है या 0 से बड़ा है, और साथ में y 1 से छोटा है।
यानी y जो वैल्यू ले रहा है वह 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन 1, या फिर अगर हम इसे इंटरवल फॉर्म में लिखें तो 0 इंक्लूडेड 1 एक्सक्लूड, 0 से 1, ये रेंज हो जाएगा इस फंक्शन का। क्वेश्चन नंबर 7 में बस दो फंक्शन है f ऑफ x और g ऑफ x। f ऑफ x बराबर है x प्लस 1 के और g ऑफ x बराबर है 2x माइनस 3 के, और इस क्वेश्चन में हमें f प्लस जी, f माइनस जी और f बाई जी बताना है। f प्लस जी, f माइनस जी और f बाई जी बताना है। तो f प्लस जी अगर कोई भी x है तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये लीनियर फंक्शन है, तो f प्लस जी अगर उस पर करना है तो हम जस्ट x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3 लिख सकते हैं, जो कि 3x माइनस 2 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली f माइनस जी हम f माइनस 2x माइनस 3 लिख सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि ये माइनस x प्लस 4 के बराबर हो जाएगा। और अब जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें f बाई जी बताना है, तो f बाई जी हम देख सकते हैं x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3 के बराबर हो जाएगा। और f बाई जी फंक्शन लिखने के साथ हमें ये लिखना जरूरी है कि ये एक जगह पे अनडिफाइन हो रहा है। अगर ये जो डिनोमिनेटर है 2x माइनस 3 ये अगर 0 के बराबर हो जाए तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड है, तो 2x माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी x 3/2 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास f है वो रोस्टर फॉर्म में, यानी 4 पॉइंट्स हमें पता है 1,1 2,3 0,-1 और -1, -3। तो अगर हम इसे इस फॉर्म में भी लिखें कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 तो ये गलत नहीं होगा। तो इस तरह से हम चारों पॉइंट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, f ऑफ 0 इज इक्वल टू -1। हम जानते हैं ये जो ऑर्डर्ड पेयर रहता है उसमें ये x का वैल्यू होता है और ये f ऑफ x का, तो उस फॉर्म में हम इसे लिख ले रहे हैं f ऑफ -1 इज इक्वल टू -3। और उसके बाद क्वेश्चन में ये है कि अगर f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस बी, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस बी लीनियर फंक्शन है, तो हमें a और b का वैल्यू बताना है। तो हम कोई भी दो पॉइंट उठा के उसके जरिए a और b तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमें दो अननोन है तो सिर्फ दो इक्वेशन चाहिए। तो f ऑफ 0 -1 है, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू -1, सबसे पहले इस पॉइंट को लेते हैं। तो हम अगर f ऑफ 0 लिखें तो a इंटू 0 प्लस बी, यानी 0 प्लस बी और b इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल गई। अब f ऑफ x को हम लोग ax प्लस b यानी ax -1 लिख सकते हैं, और कोई और पॉइंट ले लेते हैं, जैसे f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, तो a इंटू 1 -1 इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, तो हमें यहाँ से a और b की वैल्यू मिल गई, a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो रिलेशन है वो n टू n है, यानी उसका जो डोमेन और को डोमेन है दोनों नेचुरल नंबर का सेट है, और उसको हम कुछ इस तरह डिफाइन कर रहे हैं, r इज इक्वल टू ए बी, और जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ पर जो पूरे सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन है वो मैंने लिखा सीधे यहाँ पर समझने के लिए कि ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और इसके बारे में 3 स्टेटमेंट है जो हमें वेरीफाई करना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है कि a बिलोंग टू r, a इस रिलेशन में है, तो a बिलोंग टू r कहने का मतलब है कि a इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि हम इस रिलेशन को डिफाइन ही इसी तरह से कर रहे हैं। ए बी सच दैट जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड का स्क्वायर है, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो अगर a इस रिलेशन में है तो a इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और ये स्टेटमेंट है कि फॉर ऑल a बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी सारे नेचुरल नंबर्स के लिए। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये कंडीशन सिर्फ a इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होगा, बाकी सभी a के लिए, बाकी सभी नेचुरल नंबर्स के लिए 2 3 4 ये गलत है। तो हम देख सकते हैं ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का उसको देखते हैं। सेकंड पार्ट में है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब कि अगर ए बी इस रिलेशन में है
तो वो इम्प्लाई करता है कि बी ए भी इस रिलेशन में होगा। हम देख सकते हैं ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर a इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, ये कहीं से इम्प्लाई नहीं करता है कि b भी a स्क्वायर के बराबर होगा। क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, a को अगर हम 2 मान लें, अगर हम a को 4 ले लें और b को 2, तो हम देख सकते हैं a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2, तो 4 2 स्क्वायर के बराबर है, लेकिन 2 4 स्क्वायर के बराबर नहीं है। तो हम देख सकते हैं ये स्टेटमेंट गलत है। अब हम इस क्वेश्चन के थर्ड और लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड पार्ट में हमें ये वेरीफाई करना है कि अगर ए बी रिलेशन आर में है और बी सी रिलेशन आर में है, तो ये इंप्लाई करता है कि ए सी भी आर में होगा। अगेन हम स्टेटमेंट को देखेंगे कि ए बी आर में है, यानी ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और जो सेकंड स्टेटमेंट है कि बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज कि ए सी बिलोंग्स टू आर, यानी इस दोनों की मदद से हम ये रिलेशन तक पहुंच सकते हैं कि a इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जो कि अगेन हम वेरीफाई कर सकते हैं कि गलत है, क्योंकि a इज इक्वल टू बी स्क्वायर और b इज इक्वल टू सी स्क्वायर ये हमारे पास पहले से है। तो हम इससे अगर सिंप्लीफाई करें तो हम देख सकते हैं b सी स्क्वायर के बराबर है, तो a इज इक्वल टू सी स्क्वायर का स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू सी पे पावर 4 ना के सी स्क्वायर। तो ये कहना कि a सी स्क्वायर के बराबर होगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ये गलत है। तो ये स्टेटमेंट भी हम देख सकते हैं फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास दो सेट है a और b। a सेट है उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और b जो एलिमेंट सेट है हमारे पास उसमें एलिमेंट्स हैं 1 5 9 11 15 16, और एक रिलेशन है हमारे पास, हम कह सकते हैं जस्ट f सेट है हमारे पास, जो है 1 5 2 9 3 1 4 5 और 2 11, और इसके बारे में फिर दो स्टेटमेंट है। पहला यह है कि वेरीफाई करना है कि क्या f रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, और दूसरा कि f फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। हमें बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये वेरीफाई करने के लिए जो हमारा सबसे अच्छा तरीका है इसमें, वो ये कि हम दोनों सेट अलग अलग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। a और a में जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और जो दूसरा सेट है b उसे हम इधर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, और b में जो एलिमेंट है 1 5 9 11 15 और 16। अब हम रिलेशन देखते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट किस पर मैप हो रहा है। तो ये हम a एज्यूम कर लेते हैं और ये b। तो अब अगर हम देखें कि कौन एलिमेंट किस में मैप हो रहा है, तो हम देख सकते हैं 1 का वैल्यू 5, यानी 1 5 में जा रहा है, 2 9 तो 2 9 के में जा रहा है, 3 1 में मैप हो रहा है तो हम 3 को 1 से मिला सकते हैं, 4 5 में जा रहा है तो हम देख सकते हैं 4 5, और 2 11 में जा रहा है तो 2 11। अब जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है 1 5 में, 2 9 और 11 दोनों में, 3 1 में जा रहा मैप हो रहा है और 4 5 में मैप हो रहा है। तो अब अगर हमें इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना हो, जो पहला स्टेटमेंट है कि f रिलेशन है फ्रॉम a टू b, तो रिलेशन सबसेट होता है a क्रॉस b का। अगर हम a क्रॉस b लिखते हैं तो 1 सभी में मैप होता, फिर 2 पांचवें एलिमेंट में 6 एलिमेंट में मैप होता, 3 भी फिर सब में मैप होता, और 4 भी सब में। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें ये सेट है f, ये मैपिंग ये सबसेट है a क्रॉस b का, क्योंकि सभी में नहीं हो रहा है मैप लेकिन किसी किसी में हो रहा है। तो ये सबसेट है a क्रॉस b का, तो ये रिलेशन है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि f इज ए रिलेशन फ्रॉम a टू b, तो ये ट्रू है। और अब जो हमें वेरीफाई करना है सेकंड स्टेटमेंट, वो ये है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो फंक्शन के लिए जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है, जो हमारा वन एंड ओनली कंडीशन, ये चेक करते हैं कि इसका सारा एलिमेंट a का सिर्फ एक ही वैल्यू b में मैप हो रहा हो। जैसे 1 और 2 किसी एक में मैप हो सकता है, लेकिन सिंगली 1 या सिंगली 2 अकेले दो एलिमेंट में मैप नहीं हो सकता। अगर होगा तो वो सिर्फ रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो अब अगर हम चेक करें तो हम देख सकते हैं 2 जो एलिमेंट है वो दो वैल्यू में जा रहा है, 9 में भी मैप हो रहा है और 11 में भी मैप हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं है, तो f इज ए फंक्शन, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक f है जो सबसेट है z इंटू जेड का, और ये डिफाइन हो रहा है ऐसे a b कॉमा a प्लस b।
जहां पर a और b बोथ बिलोंगिंग टू z, यानी दोनों इंटीजर हैं। और उसके बाद हमें ये वेरीफाई करना है कि इज f ए फंक्शन फ्रॉम z टू z। तो फंक्शन के लिए हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी उसके लिए एक जो कंडीशन है वो देखा था, उसी के मदद से हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे क्या f फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम एक ये बना लेते हैं, इसमें ab वैल्यू जो ये इस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे, और उससे जो मैपिंग होगा सेकंड पर, यानी जो सेकंड वैल्यू है a प्लस बी, वो हम इस सर्किल में लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आर्बिट्रेरी वैल्यू देते हैं, ए बी के बारे में सिर्फ हमें इतना पता है कि ये इंटीजर है, और हमें ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है z टू z में, यानी सारे z के लिए ये फंक्शन होगा। तो उसके लिए हम कोई भी दो वैल्यू, जैसे हम a 0 चूज कर लेते हैं और b 1, और सेकंड केस के लिए हम a को 0 चूज कर लेते हैं और b इज इक्वल टू 2। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ए बी 0 इंटू 1 0 के बराबर है, और इस केस में भी ए बी 0 इंटू 2 0 के बराबर है, लेकिन a प्लस बी फर्स्ट केस में 0 प्लस 1 1 के बराबर है, और सेकेंड केस में 0 प्लस 2 2 के बराबर है। तो हम देख सकते हैं कि अगर ए बी 0 है, यानी ये जो फर्स्ट जिससे मैप करते हैं हम सेकेंड में वो 0 है, तब भी a प्लस बी जो सेकेंड ऑर्डर एलिमेंट है वो 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। इस तरह से हम और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं जहाँ पे वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि एक वैल्यू के लिए, ये जो फर्स्ट जिससे हम मैप कर रहे हैं उसकी एक वैल्यू के लिए दो मैपिंग पॉसिबल है, दो या उससे भी ज्यादा मैपिंग पॉसिबल है। तो हम जानते हैं कि ऐसा फंक्शन के केस में नहीं होता है, इसका मतलब ये f फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट ए फंक्शन। f is not a function। क्वेश्चन नंबर 12 में मेरे पास एक सेट है A में एलिमेंट्स हैं 9 10 11 12 13, 10 11 12 और 13, और f एक फंक्शन है a to n, f is such that a to n, और इसे हम डिफाइन कर रहे हैं f of n इज इक्वल टू हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। और हम देख सकते हैं कि f of n से डिफाइन करें, यानी n जो होगा वो लिस्ट ऑफ वैल्यूज होगा जो सेट A में है 9 10 11 12 13, और इस पर हम f of n इसका लेंगे, यानी हाईएस्ट प्राइम फैक्टर लेंगे इन पांचों का, तो हमें 5 या फिर उससे कम अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मिलेगा, और वो जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का सेट होगा वो हमारा रेंज होगा, हम उसे R से डिनोट कर सकते हैं। तो अगर अब हमें रेंज निकालना है तो सबसे पहले इन पांचों के लिए हमें फंक्शन का वैल्यू निकालना होगा, यानी f of 9 f of 10 ये निकालना होगा। तो अब अगर हमें रेंज चाहिए, यानी जो इसका जो फंक्शन का वैल्यू है उसका लिस्ट, डिस्टिंक्ट वैल्यूज का लिस्ट, तो सबसे पहले हम इसमें जो 5 वैल्यू है तो सबसे पहले 9 के लिए निकालते हैं। तो इसमें हम हाईएस्ट प्राइम फैक्टर निकालने के लिए जो हमारे पास सबसे आसान तरीका, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, जहाँ पे हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट पर के मदद से इसे एक्सप्रेस करेंगे। जैसे f of n है तो f of 9 को अगर हम एक्सप्रेस करना हो तो हम लिखेंगे 1 3 इंटू 3। हम देख सकते हैं इसमें जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है वो 3 है। उसी तरह हमें अगर 10 को एक्सप्रेस करना हो तो हम लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 5, और हम देख सकते हैं जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है वो 5 है। अब अगर हमें 11 को एक्सप्रेस करना है तो हम जस्ट 1 इंटू 11 लिख सकते हैं, और हम देख सकते हैं जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है वो 11 है। उसी तरह से अगर हमें 12 को एक्सप्रेस करना है तो हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और हम देख सकते हैं अगेन जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हमें मिल रहा है वो 3 है। और अब अगर हमें 13 को एक्सप्रेस करना है तो अगेन हम इसे 1 इंटू 13 लिख सकते हैं, और जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर में मिलेगा वो 13 है। तो जो पांचों वैल्यूज है सेट ए में, हमारे डोमेन में, हमने उसे एक्सप्रेस कर दिया जो फंक्शन में, और हमें फंक्शन पांचों के लिए अलग अलग फंक्शन का वैल्यू मिल गया। लेकिन हम देख सकते हैं पांचों वैल्यू डिस्टिंक्ट नहीं है, 3 2 बार आ रहा है। तो अगर अब हमें रेंज का सेट लिखना हो तो जो रिपीट भी हो रहा है उसे हमें बस एक बार लिखना है, यानी 3 और 5 11 और 13, ये हम देख सकते हैं कि इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा।